नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान से कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला आज देश के लोकसभा में अध्यक्ष बन गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी दोबारा संभाली है उन्होंने, और वो छठे सांसद हैं, छठे नेता हैं, छठे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो दूसरी बार अपने पद पर पिछले एक के बाद एक मतलब 2 बार लगातार लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन राजस्थान के लिए ये पहला अवसर है, राजस्थान के लिए ये पहला मौका है जब राजस्थान से किसी व्यक्ति ने लोकसभा अध्यक्ष पद की 2 सरकारों में शोभा निभाई। तो अब जब आज लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं ओम बिरला, तो राजस्थान में इस बात की चर्चाएं हैं कि आखिर राजस्थान को जो ये एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है जब किसी भी प्रदेश का नेता इस कुर्सी पर बैठता है, लेकिन उससे उस प्रदेश को और क्या कुछ मिलता है। गौरव और सम्मान के साथ साथ उस प्रदेश की जनता के स्वाभिमान को बढ़ावा देने के साथ साथ जनता के हितों के लिए क्या कुछ होता है, क्या वाकई में उससे बहुत प्रदेश की सरकार और प्रदेश के कामों और प्रदेश की जनता पर बहुत असर पड़ता है। ये भी एक जनता का पर्सपेक्टिव है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओम बिरला को, लोकसभा अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई न्यूज 24 की तरफ से, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए, चुने जाने के लिए। हमारे साथ हितेंद्र शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, पुनीत जांगू जी कांग्रेस पार्टी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार और राजीव जैन वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत हम करते हैं हितेंद्र शर्मा जी से। बीजेपी आजकल बड़ी नाराज रहती है हमसे कि 5 से 6 गेस्ट बैठा लिए तो बीच में बुला लेंगे हमारे मेहमान को। हालांकि हितेंद्र शर्मा जी अभी तक जुड़े नहीं है, तो समय पर जुड़े तब तक पुनीत जांगू जी, विपक्ष में रहते हुए आज कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो आज दूसरी बार राजस्थान से लोकसभा में बैठे हुए नजर आएंगे, लोकसभा का संचालन करते हुए? देखिए, ये तो हमेशा अच्छी बात है कि आपके प्रदेश से ऐसे संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो। हमारे प्रदेश से यदि प्रधानमंत्री हो, हमारे प्रदेश से राष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, उपराष्ट्रपति हो, तो ये हमेशा एक गौरवान्वित करने वाली क्षण ही होता है। लेकिन जिस पद पे ये बैठे हैं, इस पद की भी एक गरिमा है। इस पद की गरिमा इस तरीके से होती है कि कितना आप निष्पक्ष रह पाते हैं, कितना आप सदन को व्यवस्थित चला पाते हैं, कितना आप पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर आगे बढ़ पाते हैं, और क्या आप अपने विवेक से निर्णय ले पाते हैं। तो इस चीज़ से ज़्यादा व्यक्ति राजस्थानियों को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होती तो ये शायद हमारे लिए शर्म का विषय भी हो सकती है। वो इस तरीके से कि आप जहाँ ज़रूरी है निष्पक्ष रहने की, यदि आप निष्पक्ष नहीं रहते तो उस वक्त ये हम पर आएगा कि भाई देखो, राजस्थानी होकर भी मजबूत नहीं रह पाए। तो पिछले टर्म में आप देखेंगे तो इन्होंने निर्णय लिया था 150 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित करने का। तो ये एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ही था, जो इन्होंने खुद एज अ मॉनिटर की भूमिका ही होती है सदन के अंदर। वो पक्ष और विपक्ष को वो डिबेट को चलाने का काम होता है, ना कि किसी एक पक्ष को दबाकर दूसरे पक्ष की आवाज को बढ़ाने का काम होता है। तो ये समय बताएगा। पिछले 5 सालों में तो गौरवान्वित करने वाला ऐसा कुछ इन्होंने दिया नहीं, तो आने वाले 5 साल में फिर हम बात कर लेंगे। जी, पुनीत जांगू जी की अच्छी बात ये है कि तथ्यों के साथ अपनी बात को तार्किक रूप से रखते हैं। हितेंद्र शर्मा जी, जब हमारे प्रदेश के एक नेता, युवा नेता, क्योंकि ओम बिरला तो युवा नेता है, और वो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं तो राजस्थान का सम्मान बढ़ता है। लेकिन जब वो उस कुर्सी पर बैठकर ऐसे फैसले करते हैं जिससे कि लोकतंत्र के चीरहरण की बात होती है, उस कुर्सी के सम्मान को कम करने वाली बात होती है, तो कैसा लगता है आपको? ऑडियो ऑन करिए। कोटा की ओर से, क्योंकि मैं कोटा का निवासी हूं, कोटा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरी ओर से कोटा भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से समस्त राजस्थान वासियों को इस गरिमामय पल के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज पुनः राजस्थान के बेटे ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में
अध्यक्ष की कुर्सी ग्रहण की है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। उनकी जिम्मेदारी सदन में न्याय पूर्ण तरीके से सदन को चलाने की लोकसभा अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी थी, जिन्हें पिछले 5 वर्ष भी उन्होंने बखूबी निभाया। जो भी सदस्य सदन की गरिमा के विपरीत आचरण करेगा, चाहे वो पक्ष का या विपक्ष का, जिस भी पक्ष का है, उसको समझाना, सही राह पे लाना, और सही राह पे ना आए तो उसको दंडित करना, ये सदन के अध्यक्ष का काम है। पूर्व में भी अध्यक्ष इस तरह से कार्रवाई करते रहे और आगे भी अगर सदन की गरिमा को कोई भी सदस्य तार-तार करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, क्योंकि जो सदन का नेता है, जो सदन का अध्यक्ष है, वो दल विशेष से आज ही हट गए हैं। वो अब ना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, ना अन्य किसी दल विशेष के सदस्य हैं। वो सदन के अध्यक्ष हैं। पूरे सदन को चलाना उनकी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरे 5 वर्ष तक निष्पक्ष भाव से चलाते आए हैं। इसी नाते पूरी 17 लोकसभा, जब पिछली 17वीं लोकसभा की उपयोगिता, पूरे जितने भी लोकसभा कार्यकाल रहे उसके पहले 16, उसमें सबसे ज्यादा उत्पादकता अगर किसी लोकसभा की रही थी तो वो 17वीं लोकसभा की रही थी। हम आशा करेंगे कि विपक्ष का भी इसमें सहयोग मिलेगा और 18वीं लोकसभा भी गौरवपूर्ण तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। बिरला जी उसका सफल संचालन करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। जी, आज जब बिरला जी को उनकी कुर्सी तक पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री गए तो उनके साथ राहुल गांधी भी नजर आए। आज राहुल गांधी बड़े अलग रूप में नजर आए। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, जब हम देखते हैं ओम बिरला जी के पिछले कार्यकाल को, तो हम ये सोचते हैं कि इस कार्यकाल में वो उससे बेहतर क्या करेंगे और उससे कमतर क्या होगा। उन्होंने कहाँ गलतियां की, कहाँ चूक की, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी मान सम्मान में कितना इजाफा किया और कहाँ उनसे चूक हुई, तो कहाँ पाते हैं आप उनको? मीना जी, आप जो कह रही हैं वो तो सही है कि आज राजस्थान के लिए गौरव की बात है। राजस्थान का एक बंदा दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बना, इससे ज्यादा गौरव की बात और कुछ नहीं हो सकती। मगर जैसा इन बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी के नहीं रहते, मगर हम इतिहास उठा के देखें, जितने भी चाहे विधानसभा अध्यक्ष, चाहे लोकसभा अध्यक्ष, कहा तो यही जाता है कि वो किसी पार्टी के नहीं रहते, मगर जब उनकी कार्य प्रणालियों का विश्लेषण किया जाएगा या उनका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो पार्टी की सीमा रेखा को पार कर गया। कई बार ऐसा देखा, और राजस्थान में ही आपने देखा, मीना जी के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने पूरी सरकार को बचा लिया जबकि इस्तीफे हो चुके थे। इससे तो मना नहीं कर सकते ना आप। आपके सामने है राजस्थान का उदाहरण सीपी जोशी का, वो पूरी सरकार को बचा के चले गए। तो ऐसे हालात, और सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय पर ऐसा परिपक्व नेता ही था। बुजुर्ग नेता है, उनका बर्थ है, 60 साल से ऊपर के हैं, परिपक्व है, इन्होंने पिछला टाइम देखा है, कांग्रेस को देखा, अपोजिशन को देखा, मगर आज जो पोजीशन है पोजीशन की वो काफी सशक्त है। आज अपोजिशन अपनी बात रखने के लिए बार बार दम लगाएगा, अड़ंगे पैदा करेगा और जो वो चाहता है वो कराने की कोशिश करेगा। उधर भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ गठजोड़ की सरकार में है, गठबंधन की सरकार में है, तो वो भी प्रेशर के अंदर है, इससे मना नहीं किया जा सकता। मगर ओम बिरला जैसा परिपक्व आदमी अगर आएगा तो नेचुरली वो जो बात चली थी कि गठबंधन में से टीएमसी का होना चाहिए, या वो इसलिए ओम बिरला को लाया गया ताकि जो ऐसी परिस्थितियां जब आएंगी तो ओम बिरला जैसा आदमी पूरी तरह से सरकार को एक शेडो देगा, पीछे से उसकी रक्षा करेगा। चाहे वो ये कहे कि मैं निष्पक्ष हूँ, ये है, जो भी अपन कह दें हम, क्योंकि वो लोकसभा की कुर्सी है, हम इतनी बड़ी बात तो नहीं कर सकते उनके लिए, क्योंकि हमारी भी एक सीमा है और उनकी भी एक सीमा है। मगर जो जनता सोचती है, जनता यही सोचती है कि इस तरह का आदमी रहने से भारतीय जनता पार्टी को आगे जाकर जो इस तरह की कंडीशन अगर आई, कांग्रेस या अपोजिशन पेश करेगा जो सामने, जिस तरह से उसका व्यवहार लग रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी बोले हैं, जिस तरह से अखिलेश बोले हैं, जिस तरह से ओबीसी जी बोले हैं, या और नेता जिन्होंने बार बार कमेंट किया है
कि आप विपक्ष की आवाज को भी तवज्जो दीजिए, विपक्ष को भी सुनिए, विपक्ष की बात को मानिए। इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली की इंडिकेशन यही था कि आप अब निष्पक्ष होकर काम करें और विपक्ष की आवाज को पिछली बार अगर दबाया गया है तो अब मत दबाइएगा, क्योंकि अब विपक्ष काफी सशक्त हो चुका है और विपक्ष अपनी बात को रखने में सक्षम है। तो मीना जी, मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने, बाकी राजस्थान की राजनीति पे जब बात करेंगे तो फिर वो अलग उसके अर्थ है, उसका अलग तरीका वो सोच है। राजस्थान की राजनीति और राजस्थान के हिस्से में इस पद के सम्मान और गरिमा के साथ साथ और क्या आता है जब इस पद पर कोई राजस्थान का शख्स पहुंचता है, ये भी एक विषय है। लेकिन राजीव जैन जी जुड़ चुके हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी भी। राजीव जैन जी, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पहले टेन्योर को आप किस तरह से देखते हैं कि दूसरे टेन्योर में भी उन्हें ही चुना गया, जिस बात की तरफ पुनीत जांगू जी ने इशारा किया कि भाई एकदम उन्होंने सत्ता पक्ष के लिए काम किया और विपक्ष में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हुआ, या फिर आप अध्यक्ष के रूप में उनके प्रथम कार्यकाल को जब आंकते हैं तो कहां पाते हैं राजीव जैन जी? देखिए मीना जी, ओम बिरला जी का जो पहला कार्यकाल था अध्यक्ष का, तो मैं उसको मिला जुला मानता हूँ। मिला जुला इसलिए कि कई मौकों पर उनकी काफी तारीफें भी हुई, विपक्ष के लोगों ने भी उनके जो लोकसभा के संचालन का प्रक्रिया उन्होंने जो अपनाई उसकी बहुत तारीफ की कि लोकसभा मतलब अब तक सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हुई, कि सबसे ज्यादा बैठकें हुई, बिल पास हुए। अब ये एक रहता है सदन में, जो देखते हैं हम तो विधानसभा को काफी नजदीक से देख रहे हैं 25-30 साल से, तो वहाँ कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि विपक्ष के या जो हंगामा करता है उनको मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जहां तक अभी ये बता रहे थे कि वो किसी दल के नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष दल के होते ही हैं। यहाँ राजस्थान में हमने देखा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी थे, अध्यक्ष रहते हुए वो कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक भी बने, वो पार्टी के कार्यक्रमों में उनको शामिल किया जाता था, सब कुछ होता था। और जब किसी दल से चुनकर आते हैं तो और फिर बाद में अध्यक्ष बन जाते हैं, तो एक वो बात है कि भाई हम किसी दल का नहीं है। तो ये जरूर है कि जो सदन की कार्रवाई चलाई जाती है उसमें कहीं पक्षपातपूर्ण वाला रवैया नहीं अपना है। बाहर तो वो दल के होते ही हैं, दल के। ये ठीक है कि ओम बिरला जी ने पिछले 5 साल दल की भाजपा की उससे दूरी बनाए रखी, बैठकों से या उसकी समितियों से, उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन विधानसभा अध्यक्षों के रूप में देखें तो वो पार्टी अपनी अपनी पार्टी की उसमें समितियों में संयोजक भी रहे। जैसे अभी मैंने बताया पूर्व में कि यहाँ तो चुनाव जब अध्यक्ष रहते हुए उनको चुनाव घोषणा पत्र समिति का संयोजक बना दिया, ये अलग बात है। दलीय सीमा तो उनकी रहती है, कहीं ना कहीं दल से प्रतिबद्धता जिसको कह सकते हैं वो तो कहीं ना कहीं कोने में रहती ही होगी। हम जो सुनते हैं ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड, तो ऑन द रिकॉर्ड वो कम से कम जिस तरह से सदन के नेता होते हैं और किसी पार्टी से जुड़ाव उनका नहीं होता है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तो पार्टी से एसोसिएशन उनका अलग हो नहीं सकता। तो ठीक है, आपने कहा मिला जुला उनका प्रतिक्रियाएं, उनकी बहुत तारीफ भी हुई, उन्होंने जिस तरह से लोकसभा का संचालन किया, और कई बार आलोचनाओं से भी घिरे विपक्ष का काम भी है आलोचना करना। श्याम सुंदर शर्मा जी, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप ओम बिरला की व्यक्तिगत कि आज वो दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने? देखिए मीना जी, हम तो हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ा है, इस बात के लिए हम ओम बिरला जी को बधाई देना चाहते हैं कि एक बार नहीं दूसरी बार बने। बलराम जाखड़ तो हमारे प्रतिनिधि के रूप में तो जाते थे, 2 बार वो भी बने, लेकिन वो हमारे यहाँ के नहीं थे, वो तो बाहर ही आकर के चुनाव लड़े और उसके बाद जीत करके गए। तो वो 2 बार जाखड़ साहब भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले इस लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष पद बड़ा पद होता है और हमारा भाग्य और सौभाग्य है कि हम दोनों सदनों के जो नेता हैं वो राजस्थान से हैं। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति भी राजस्थान से हैं और ये भी अब राजस्थान से दोबारा हो गए। और देखिए, प्रधानमंत्री ने जब कहा कि देखिएगा अमृत काल का ये गौरवमयी समय आपको अध्यक्ष के रूप में मिला है, तो निश्चित रूप से देखिएगा कि इस बार और पहली बार और इस बार में बहुत अंतर है। क्योंकि पहले तो 303 बीजेपी के थे, बहुमत के आधार पर बीजेपी आराम से जो कुछ कर पाई करा, लेकिन इस बार 241 ही है।
और उसके बाद बैसाखियों के सारे सरकार आई है। और निश्चित रूप से देखिएगा, मैं कह सकता हूँ जो दल चाहता है कि अध्यक्ष हमारा बने, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि दलगत राजनीति के अंदर भी काम होता है, दलगत राजनीति के बाहर भी काम होता है। और आज पहले ही दिन देखिएगा कि जब उन्होंने जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का कारोबार संभाला, पहले ही दिन उन्होंने भाजपा का एजेंडे के तहत आपातकाल की निंदा कर दी, निंदा प्रस्ताव पारित हो गया। क्योंकि देखिए वो आपातकाल जिसमें से प्रधानमंत्री पैदा हुए, गृह मंत्री पैदा हुए, बाकी सारे लोग जो पैदा हुए, क्योंकि वो अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और आज मौका था, आपातकाल का आज ही के दिन लागू हुआ था। तो पुनीत जी, वो तो अपनी पार्टी का एजेंडा निश्चित तौर पर लागू करेंगे, क्योंकि आपने तो कल अगर सर्वसम्मति से कर देते तो आज आपको अधिकार बनता था कि आप कहते कि भाई देखो हम तो कहते थे। अब देखिएगा, आज आपने विरोध नहीं किया, आपकी पार्टी ने, ये अच्छी बात है, बड़ी बात मानी। और राहुल गांधी खुद जाकर के आज तो प्रधानमंत्री से भी पहली बार हाथ मिलाने का मौका मिला, और उनको देखिए लोकसभा अध्यक्ष को भी हाथ मिला करके इस दाइस पे ला करके बैठाया आदर पूर्वक। तो ये तो एक परंपरा, तो एक अच्छी परंपरा देखने को मिली। लेकिन जिस प्रकार से देखिएगा, कौन कहता है कि देखिए राजस्थान की राजनीति से निकल करके देश की राजनीति में बड़ा व्यक्तित्व बन जाना, क्योंकि देखिए 5वें नंबर का व्यक्ति होता है, 5वें 6ठे नंबर रैंक के हिसाब से देखा जाए, निश्चित रूप से ये तो कहा जा सकता है कि राजस्थान के कुछ सपने हैं जो अधूरे हैं। क्या हम भजनलाल सरकार, दो प्रतिनिधि जो कि दोनों सदनों के नेता हमारे हैं, ऐसी स्थिति में क्या उसका लाभ उठा करके हम राजस्थान के लिए कुछ ला पाने में सफल होंगे क्या? देखिएगा, हमारे तो रेल मंत्री चाहे भले उड़ीसा से आते हो, लेकिन हमारे यहाँ से पैदा होने वाला व्यक्ति रेल, संचार और बड़े बड़े व्यक्ति, तो देखिए अभी तो पर्यटन मिला है, और देखिए वन और पर्यावरण मिला है, और जिस प्रकार से कानून मंत्री हमको मिले, तो हमारे राजस्थान का नेतृत्व निश्चित रूप से बड़े रूप में अब दिल्ली में है। उसका फायदा डबल इंजन की सरकार कैसे ले पाएगी, ये देखने वाली थी। राजस्थान को इस लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को सीट ज्यादा नहीं मिली हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा मिला, और लोकसभा अध्यक्ष की वापसी होना तो सच में ही एक बहुत बड़ी बात है। हितेंद्र शर्मा जी, आप ओम बिरला के लिए पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब खुद को देखते हैं, तो एक कार्यकर्ता के रूप में ओम बिरला की व्यक्तिगत कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप इसको? देखिए, बहुत बड़ी सफलता रहती है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए जब वो शुरुआत करता है। ओम बिरला जी ने छात्र संघ से जब शुरुआत करी थी, आज से 40 साल 45 साल पहले, कल्पना भी नहीं करी होगी किसी ने कि लोकसभा अध्यक्ष की गरिमा में पद पे वो दोबारा आसीन होंगे। उनने सतत संघर्ष करा, सड़कों पे संघर्ष करा, सदन में उनकी सभी दलों के साथ जो वर्किंग रही हमेशा, वो बहुत ही अच्छी एक सुलझी हुई वर्किंग वाले व्यक्ति रहे बिरला जी। सामाजिक सरोकारों से राजनीति को जोड़ने का काम अगर बड़े स्तर पे किसी ने किया तो वो बिरला जी ने किया। चाहे वो गरीबों को भोजन कराना हो, चाहे वो मौसम के तहत पीड़ित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाना हो, बीमारों का इलाज कराना हो। 10,000 से ज्यादा गंभीर रोगियों को कोटा से जयपुर ले जाके, दिल्ली ले जाके उन्होंने इलाज कराया पिछले 5 साल के कार्यकाल में। तो राजनीति के सामाजिक सरोकारों को पूर्ण करने का काम अगर किसी ने किया तो बिरला जी ने किया था। और हम सभी लोग बहुत गौरवान्वित हैं और बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि पुनः लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर। शर्मा जी, सफल व्यक्ति में सारे गुण आ जाते हैं और असफल में सारे अवगुण। लेकिन जब आप देखते हैं कि इतने सफल व्यक्ति जो गुणों से भरपूर हैं, ओम बिरला जी, आखिर लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए उनके ये इतने सारे काम तो उनके काम आए ही, लेकिन और क्या वजह रही कि वो नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा विश्वास हासिल कर पाए? देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें दूसरी बार भी लोकसभा अध्यक्ष बनाने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। तो क्या वजह मानते हैं आप, मोदी जी उन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? विश्वास एक दिन में नहीं कमाया जाता, मगर एक दिन जरूर विश्वास हासिल होता है। तो बिरला जी ने बहुत सालों की तपस्या के दम पर बहुत वर्षों तक पार्टी का काम करा, संगठन का काम करा, सरकार में काम करा और समाज में काम करा। इन सभी कामों के समावेश के चलते बिरला जी आज इस पद से पुनः आसीन हुए हैं, ऐसा हमें लगता है। जी, पुनीत जांगू जी, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि देश के प्रधानमंत्री ने इतना जबरदस्त भरोसा जो है वो ओम बिरला जी पर किया और राजस्थान के लिए इतना बड़ा दिन आज वापस आया? ये एक
बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। वो इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को किसी पर विश्वास तभी होता है जब वो व्यक्ति पूर्णतया उनके प्रति समर्पित होता है, निजी रूप से, बिल्कुल निजी रूप से। जो अगर हम जनरल इसको देखेंगे तो शायद ये परिभाषा ज्यादा फिट रहती है। अब उसमें जो डिग्री किस लेवल पर कौन कितना ज्यादा समर्पित है, कौन अक्षरशः उनकी बात का पालन करता है, कौन उनके कहे अनुसार गलत काम भी करने को तैयार हो जाता है, तो वो ज्यादा लाडला हो जाता है। तो इसलिए ये तो प्रश्न बड़ा सामान्य सा ही है। और ये जो सामान्य सा प्रश्न था मेरा, इसका बहुत असामान्य सा जो जवाब आपने दिया, क्या डॉक्टर मुनेश अरोड़ा बीजेपी में जो 240 सांसद हैं, ओम बिरला के अलावा कोई दूसरा समर्पित है ही नहीं, जो डॉक्टर पुनीत जांगू जी ने जो परिभाषा बताई है? नहीं मीना जी, ये बात नहीं है। लोकसभा स्पीकर के लिए सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि सबको साथ ले सके, और ओम बिरला में सॉफ्ट स्पोकन है। वो आप उनसे कभी भी बात करके देख लीजिए, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और अपनत्व के साथ बात करते हैं। नंबर 2, क्वालिफाइड है। नंबर 3, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं वो टेक्निकली सिचुएशन को संभालना जानते हैं। एक नीति होती है कि आप किस तरीके से, जब हैजार्ड पोजीशंस होती हैं या कठिन परिस्थितियां होती हैं, उसमें आप निकाल सको। और नरेंद्र मोदी की जो पिछली सरकार, जबकि वो कंफर्टेबल सरकार थी, पूरी मेजोरिटी के साथ थी, उस समय भी कई बार ऐसी अनकंफर्ट पोजीशंस आई जिसमें ओम बिरला जी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो अब जबकि ये गठबंधन की सरकार आई है, तो ऐसी परिस्थितियां बहुत ज्यादा आएंगी, और ओम बिरला मेरे मायने में उस चीज को संभालने में बहुत ज्यादा सक्षम है। उनमें ये गुण है कि वो विपक्ष से बात भी कर सकते हैं और डांट भी सकते हैं, और हार्ड लाइन लेनी पड़े तो वो हार्ड लाइन भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने हार्ड लाइन लेकर 140 सांसदों को बाहर बैठाया, या राहुल गांधी का फैसला आते ही उनको निकाला, या फिर उनका मकान खाली करवाना पड़ा तब भी किया, तो ये जो हार्ड स्टेप्स है, अगर वो हार्ड स्टेप ले सकते हैं तो वो परिस्थितियों के अनुसार बात भी कर सकते हैं विपक्ष से, विपक्ष को समझा भी सकते हैं, और उनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध भी है सबसे। तो ये जो गुण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है ओम बिरला जी में। सॉफ्ट स्पोकन होना, सिचुएशन को टेकल करना और नॉलेजेबल होना, और सबसे बड़ी बात है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का दिल जीतना। वो सब चीजें उन्होंने जीत, और जो वो प्रतिनिधित्व करके आए विदेशों में, जितने जो डेलीगेशन गए हैं उसके अंदर, वो भी अपने आप में दर्शाता है कि उनमें योग्यता है, और वो उस योग्य है कि लोकसभा के अध्यक्ष पद को इस सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निकाल सके। तो मेरा मानना तो है कि यही एक सब गुण है जो उनको वापस चाल सकते। राजीव जैन जी, जितने गुण डॉक्टर मुनेश अरोड़ा ने बताए और पुनीत जांगू जी ने बताए, उनके अलावा ऐसा क्या कारण है कि आने वाले राज्यों के विधानसभाओं के जो चुनाव हैं, उनको देखते हुए उन राज्यों से किसी शख्स को अगर एक और जगह अकोमोडेट करती पार्टी, वहां पर संदेश दे दी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, वहां का व्यक्ति अगर लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता तो उन चुनावों में शायद फायदा हो सकता था, बजाय उसके ओम बिरला को ही दूसरी बार ये अवसर देना। क्या और कारण है इन जो तमाम पुनीत जांगू जी ने और मुनेश जी ने बताए, इनके अलावा राजीव जैन जी? देखिए मीना जी, इसके अलावा भी एक कारण है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यशैली है, मतलब आपने देखा कि मंत्रिमंडल जिस ढंग से बनाया, जो भी मंत्री बनाए, जो कोर मंत्रालय होते हैं वो पुराने लोगों को ही दिए, और लोकसभा स्पीकर भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज होगी सरकार भाजपा और प्रधानमंत्री के, कि वापिस से जो पुराने स्पीकर है उन्हीं को दोबारा बनाया जाए, जिससे एक संदेश ये दिया जाए कि ये सरकार जो पिछले 10 साल जिस ढंग से काम किया, जिस तेवर से काम किया, उसी तेवर से अब करेगी। उन्हीं लोगों को वो मंत्रालय और जो स्पीकर का पद सौंपना जो पिछले 5 साल रहे। तो एक तो ये जो एक मोदी जी की कार्यशैली है कि वो शुरुआत से ही उन्होंने कह दिया कि ये सरकार पे जो पिछले एजेंडे हैं उनको आगे बढ़ाएगी। ये कई, अब आप देखिए जो उनके गठबंधन के सहयोगी दल थे, विपक्ष ने कई तरीके का एक वो हवा बनाने की कोशिश की कि साहब ये टीडीपी को दो या जेडीयू को दो, इनको दो, लेकिन उस कार्यशैली में वो दोनों दल जो टीडीपी और जेडीयू थे, वो
वो शुरुआत में ही सरेंडर कर गए कि नहीं स्पीकर तो भाजपा का ही बनेगा, क्योंकि भाजपा बड़ा दल है, वो उसकी सरकार है। और ये हमेशा गठबंधन की सरकारों में होता आया है। पहले भी हमने देखा कि मीरा कुमारी अध्यक्ष बनी थी और फिर उसके बाद तो भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली आ गई, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला बने। अब तीसरी बार जब सरकार वापिस भाजपा की बनी है तो जो एक संदेश देने का काम किया कि नहीं अब उसी तेवर से काम करेंगे, ओम बिरला को इसीलिए बनाया। अब ओम बिरला अनुभवी हो गए, 5 साल पूरा उन्होंने अपना कार्यकाल निकाला। लेकिन मीना जी, मैं दूसरी तरफ एक और जो उनके बनने का कारण देखता हूँ निजी रूप तौर पे, जितना मैं जानता हूँ ओम बिरला को, कि एक तो उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है तो सदन चलाने के, और इस बार तो और मजबूत विपक्ष है तो गर्मा गर्मी ज्यादा होगी, तो इस तरीके का चेहरा मोहरा भी एक बहुत जरूरी होता है। जैसे मीरा कुमार थी, वो हमेशा हंसते हुए हर चीज को, वो मीरा कुमार के समय में तो बड़े दिग्गज विपक्ष के नेता थे, सुषमा स्वराज, अडवाणी जैसे इतने बड़े दिग्गज महान नेता थे। और इस बार भी दिग्गज नेता है, जैसे कांग्रेस को तो बधाई है कि वो उनको प्रतिपक्ष का नेता पद मिल गया। ये 10 साल बाद एक कांग्रेस के लिए तो कहीं खुशी की बात है कि भाई नेता प्रतिपक्ष पे वो उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। तो सदन चलाने के लिए अब इस बार मौका उनको भी दिया जाएगा। और जिस तरीके के तेवर राहुल गांधी अभी से दिखा रहे हैं, तो लगता ही है कि वो पूरे 5 साल कुछ ना कुछ मुद्दे उठाएंगे या सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो उस नाते भी कहीं इस तरीके का व्यक्ति, इस तरीके का सांसद जो उन्होंने चुना। अब जहां तक आपने बात की चुनावी राजनीति की, चुनाव वाले राज्यों से किसी को देते तो उसमें स्पीकर की इतनी भूमिका नहीं होती। ये ठीक है कि वहां से मंत्री काफी बना लीजिए, जैसे आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव है तो हरियाणा से 5 सांसद इनके चुने गए, 5 में से 3 को मंत्री बना लिया। महाराष्ट्र से मंत्री काफी बना लीजिए, चुनाव है आने वाले 1 साल के अंदर। तो ये 2 बड़े राज्य हैं जहाँ प्रमुख राज्य हैं जहाँ चुनाव होने, तो वहां से काफी मंत्री बनाए हैं भाजपा ने इस सरकार में देखा जाए तो। अब स्पीकर की जैसे बात कभी चल रही कि क्या फायदा मिलेगा, अब फायदा तो कोटा वाले ज्यादा जानते। कोटा को जो आज से 10 साल पहले जब ओम बिरला बने थे तो एयरपोर्ट का उन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था कि मैं 5 साल में ला दूंगा। आज 10 साल हो गए, वो उसमें कहीं सफल नहीं हुए। लेकिन अब चुनाव से पहले कुछ थोड़ी कागजी कार्रवाई उन्होंने चलाई थी, क्योंकि यहाँ सरकार भी भाजपा की बन गई थी। तो जो कागज के चलते हैं, आप और हम सब जानते धरातल पे क्या होता है, कहाँ अटकती चीज है। अब ओम बिरला सिर्फ जैसे अभी कोटा के भाजपा के बता रहे थे जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं कि उन्होंने ये सोशल सेक्टर में काम किया। सोशल सेक्टर में मतलब मेरी जानकारी, मैं निजी तौर पे काफी जानता हूँ ओम बिरला जी को, वह मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो मुस्कुरा के ही सबसे ज्यादा बात करते हैं। जो कोटा के डेवलपमेंट या जंग की बात होनी चाहिए थी, एक स्पीकर जो 5 साल हो रहे, वो उसमें कहीं भी 10% उनका कोई योगदान नहीं है। जो भी कोटा का विकास किया वो जो तत्कालीन राज्य सरकार थी उसके मार्फत ही वहां का विकास हुआ, जो शहर का। और जो बड़ी परियोजनाएं थी जैसे एयरपोर्ट वाली, जो वहां सबसे बड़ी डिमांड है, इस बार उनके वोट कम होने का कारण आप ये देखिए, कोटा जैसी सीट में भाजपा का प्रत्याशी 3 लाख वोटों से जीतना चाहिए था, जबकि वो 40-45 हजार बहुत मार्जिन से जीते। बहुत नाराजगी इस बार उनकी थी। मैं तो उससे मैं चुनाव के दौरान गया था तो मैंने बूंदी, तालेड़ा, केशवरायपाटन इन इलाकों में जो देखा तो बहुत नाराजगी। वो तो सिर्फ कोटा दक्षिण से उनको काफी बड़ी लीड मिल गई, इस वजह से वो चुन लिए गए। वो इस बात को खुद जानते हैं कि काम मतलब कहीं ना कहीं नाराज थे, जो उन्होंने वादे किए थे। तो आलाकमान खुश है, जनता नाराज है, क्या फर्क पड़ता है श्याम सुंदर शर्मा जी? अब देखिए मीना जी, पुराना इतिहास तो अगर एसएन गुप्ता हीरा ढूंढ के लाए थे वसुंधरा जी के जमाने में, और जब वसुंधरा जी के जमाने में इनका आपने देखा नहीं, अब नहीं बस देखिए एसएन गुप्ता लाए थे ढूंढ करके, ललित जी तो बात की बात है, एसएन गुप्ता ने टिकट दिलाया था इनको सबसे पहले। तो अब देखिएगा, और फिर एसएन गुप्ता देखिए, अब देखिए गृह मंत्री जी अमित शाह जब संकट के दिनों में थे, मददगार तो ये हुआ करते थे। मैं तो किरण बेदी के चुनाव में माइक लेकर के चुनाव प्रचार करते हुए मैंने देखा सड़कों पर दिल्ली में। लेकिन भाग्य किसका कहाँ उदय हो जाता है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि राजस्थान का प्रतिनिधित्व कोटा का 3री बार कर रहे हैं, 3 बार विधायक भी रहे। निश्चित तौर पर वो जिस प्रकार की जिस जाति से आते हैं उस जाति को किस तरह से चलाना करना सब चीजें आती है।
और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आपने इतनी भारी बहुमत के बाद भी किस तरह के, आज देख रहा था मैं, कितने सारे बिल पास कराए, किस तरह की स्थितियां कराई, सब कुछ कराया। मोदी जी तो वही व्यक्ति चाहते हैं जो उसके अनुसार चले। पहले दिन अगर निंदा प्रस्ताव पारित करा ले, और इतने बड़े बहुमत के आधार तो है नहीं उनका, कांग्रेस के लोग होने के बावजूद भी आज निंदा प्रस्ताव आपातकाल का पारित कराया उन्होंने, और कहा कि देखिएगा कि वो गलत था और हम उसकी निंदा करते हैं, और शोक प्रस्ताव पारित कर दिया जो कि बलिदान हुआ था जिनका आपातकाल के दौरान। तो ये पहले दिन दिखा दिया कि मैं सत्ता के साथ चलने वाला हूँ, चाहे अब वो कह दे, वही प्रतिपक्ष तो कहेगा कि हमारी मांग को रखो, और अखिलेश ने और बाकी लोगों ने, बहुतों ने कहा, और राजस्थान के दो लोग बोले भी, जो दो पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि इंडिया अलायंस के होने के बाद हनुमान बेनीवाल तो आज बोले नहीं, राजकुमार राउत और अपराराम दोनों बोले, क्योंकि पहले तो उन्होंने दिखाया कि नहीं बहुत हो गया, जो जो बोल लिए ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने दिखाया कि मैं देखिएगा छोटे दलों को सहयोग करने की दृष्टि से उन्होंने छोटे दलों के नेताओं को बुलाया, और काफी देर तक देखा जिस तरह का पहले दिन उन्होंने ये दिखाया कि पप्पू यादव को प्रताड़ना भी दे दी और कहा ऐसा चलेगा नहीं। तो जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का पहले दिन का आज का माहौल दिखाने का मतलब है कि आने वाले टाइम में प्रतिपक्ष ये नहीं मान ले कि उनकी बातों को आराम से मान लिया जाएगा। वो देखिए 143 सांसदों के निलंबन की बात भी आई थी, लेकिन कांग्रेस जब भूल जाती है कि जब देखिएगा इंदिरा गांधी के हत्याकांड में 63 सांसदों को आपने भी निलंबित किया था पुनीत जी, आपको पता हो तो उस जमाने में। और निश्चित तौर पे कई बार 2017 में कई 17 सांसदों को, 2013 में भी निलंबित करने का काम तो चलता है, क्योंकि सरकार का बिजनेस पूरा करने के लिए ये सब कुछ होता है, और सत्ताधारी पार्टी का ही व्यक्ति होता है, उसको टिकट चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि टिकट, अब ओम बिरला को टिकट दोबारा मिला या तीसरी बार जीत के आने का श्रेय गया, तो पार्टी में अगर पार्टी के अनुसार निर्णय नहीं करते तो फिर देखिएगा महाजन को टिकट नहीं दिया ना बीजेपी ने, इनको भी टिकट नहीं मिलता। तो देखिएगा भाग्य अलग अलग तरह का। और निश्चित रूप पे ओम शांति का जो नारा कोटा में गूंजता है, और देखिएगा निश्चित कायम है वो देखिए पर्दे खोल दिए श्याम सुंदर शर्मा जी ने। इन्होंने काफी हद तक मेरी बातों को समर्थन भी दे दिया, जो मैंने कहा था कि मोदी जी को क्या चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि ओम बिरला जी ऐसे है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, नहीं एक कहना चाह रहा था, राजीव जी तो आज और हम जाना चाहते थे, जी जा नहीं पाए, हमारे भी मित्र पुराने, लेकिन हाँ हम ये गर्व की बात है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा है, राजस्थान का एक बड़ा दिन है आज, जो कि दोनों सदनों के पहले बने, और फिर दोबारा अगर दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व राजस्थान का व्यक्ति करता है, और हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार उसका सदुपयोग करके कुछ लेकर के आ सकती है। वो ग्रीन एयरपोर्ट की बात आ रही है, राजीव जी आप कह रहे थे, इस चुनाव में ओम बिरला को बाकी लोगों ने बता दिया कि बाढ़ में किस तरह से पीड़ित हुए थे, कोचीन में आत्महत्याओं का मामला आज भी है, उन्होंने बहुत सारी चीजें इस बार देखी। निश्चित तौर पर ओम बिरला जो जीत के गए, उनको पता पड़ा कि पब्लिक हमको किस प्रकार से घेर सकती है। वो लोकसभा अध्यक्ष होने के बाद भी उन्होंने देखा किस तरह का माहौल उनको देखा, और उन्हीं के व्यक्ति ने देखिएगा पार्टी छोड़ करके चुनौती देने का काम किया। देखिए इनके पास तो था नहीं कैंडिडेट बड़ा, तो रामनारायण को लड़ते थे, वो तो जीत नहीं सकते थे। इन्होंने पार्टी के व्यक्ति को अपनाया। पुनीत जी वो तो आप ही का व्यक्तित्व था नहीं, वो तो आपके शांति धारीवाल को चुनाव, वो तो भाग्य शायद जीत गए शांति धारीवाल, नहीं तो हार जाते। देखिए और उन्होंने निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में अपना पूरा प्रतिनिधित्व दिखाया। वो चले गए सीपी जोशी के प्रचार प्रसार करने, तो देखिए उसका परिणाम देखने को मिला। तो निश्चित जो दोस्ती यारी राजनीति में जीत सबसे बड़ी होती है। अब जीत गए तो सब कुछ और जीत ओम बिरला की हो गई, लोकसभा अध्यक्ष भी बन गए। राजीव जैन जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं तो श्याम जी की बात पे बता रहा था कि दिल्ली में जो किरण बेदी का जो इन्होंने जिक्र किया, उस चुनाव में मैं भी गया था वहां कवरेज के हिसाब से। कृष्णा नगर सीट थी और वो भाजपा की बहुत पक्की सीट थी, उसपे हर्षवर्धन हमेशा जीतते आ रहे थे। तो भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री दावेदार किरण बेदी को और उसकी पूरी जिम्मेदारी ओम बिरला जी को दी थी। लेकिन वो खूब प्रचार उन्होंने किया, जो पन्ना प्रमुख, डीमका प्रमुख जो भाजपा का है, वो सब ओम बिरला जी ने वहां लागू किया। जब प्रचार में कवरेज में गया, पे ओम बिरला जी से बात हुई तो मैंने कहा आप बुरी तरह हारोगे यहाँ इस सीट पे, तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये तो हमारी पक्की सीट है।
बाकी सीटें हार जाए, लेकिन कृष्णानगर सीट तो हार ही नहीं सकते, लेकिन वो रणबेदी हार गई, वो सीट हार गई। उसके बाद दूसरी बात तो श्याम जी ने कही कि वो कोटा में जिस जाति से आते हैं, तो मैं बता दूं आपको, वैसे तो निजी बात है, इसको नहीं बताना चाहिए, वो 2 जातियों को साथ थे, उनकी पत्नी ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणों के दामाद हैं, तो काफी कुछ मतलब वो कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है उनका वहां उस सीट पे, तो उस हिसाब से वो जीत जाते। जी हितेंद्र शर्मा जी, पुनीत जांगू जी तो विपक्ष के व्यक्ति हैं, तो विपक्ष की आवाज सत्ता पक्ष को सुनते रहना चाहिए, आप ऐसा जरूर मानते होंगे। और जो 3 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं और उन्होंने जितनी जानकारी आपके साथ साझा की है, आपकी उम्र से लगभग सबकी उम्र बहुत ज्यादा है, तो आपको लगता है कि ये जो बातें आपने इस चर्चा में सुनी है, उनका आपको प्रवक्ता के रूप में फायदा है, पार्टी के रूप में भी आपको फायदा है, सत्ता पक्ष के रूप में भी आपको कुछ फायदा होता है क्या इन सब का? देखिए, जब हमारा प्रतिनिधित्व मजबूत होगा तो सब लोगों को फायदा होगा, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। जब कोटा से, हाड़ौती से या राजस्थान का व्यक्ति दिल्ली में जाता है, हम लोग देश में जाएंगे, तो जब आदमी का कद बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, पहुंच बढ़ेगी, तो वहां के सभी उनसे जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र के हैं सबको फायदा रहता है। हम लोगों को भी पिछले 5 साल उसका लाभ मिला है। ये तो ओम बिरला जी की बात हुई, मैं वैचारिक रूप से पूछ रही हूँ, जितने विचार आपने सुने, इतने विचारों को सुनने के बाद में प्रवक्ता के रूप में आपको भी कुछ फायदा महसूस होता है कि आप इतने विचारों को सुनकर अपनी बात को रखते हैं, तो दूसरी जगह जाएंगे तो और बेहतर ढंग से रख पाएंगे? देखिए, ये सब बहुत वरिष्ठ लोग हैं, जितनी हमारी उम्र होगी शायद राजनीतिक कवरेज करते करते उतना समय आप सभी लोगों को हो गया होगा। मैं तो लगभग शायद सबकी पुत्र की उम्र का ही होगा अभी। मगर मैं एक बात जो इस डिबेट में बार बार आज की चर्चा को लेके आई कि साहब उन्होंने आपातकाल पे निंदा प्रस्ताव पारित कराया, तो ये आपातकाल पे निंदा प्रस्ताव पारित होना कोई बुरी बात तो थी नहीं। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगा कि आप आपातकाल का समर्थन करते हैं क्या? आप बैठे हैं, आपकी पार्टी ने आपातकाल लगाया था, आप बताएं आपातकाल का समर्थन करते हो या आपातकाल के निंदा प्रस्ताव को आप गलत मानते हो, तो बताएं ये क्या गलत करा बिरला जी ने, जिसको लेके बार बार इस डिबेट में चर्चा आ रही है कि उन्होंने साहब पहले दिन ही इस तरह का कर दिया। ये चीज अभी हुई थी, आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था, आपातकाल का ये समय था, तो इस समय पे उन्होंने इसको निंदा प्रस्ताव में लिया। हितेंद्र जी, मैंने आपको ये सवाल इसीलिए पूछा था कि आपको कुछ समझ में आई क्या ये बात? जिन जिन लोगों ने ये बात बोली कि आज पहले ही दिन उन्होंने ये काम किया, उन तीनों लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने वो क्यों किया, उसके मायने क्या है, उसके निहितार्थ क्या है, उसका संदेश क्या है। तो पुनीत जांगू जी चाहे समझे, आपकी बात से सहमत हो चाहे नहीं हो, लेकिन संदेश की राजनीति आज ओम बिरला ने अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालते ही। पुनीत जी मेरी बात से सहमत नहीं है तो भी कहते हैं कि हाँ हमने आपातकाल लगा के सही करा था, और अगर सहमत हैं तो मेरी बात का समर्थन करें। हितेंद्र शर्मा जी, हमें लगता है कि अब समय आगे बढ़ने का है, 50 साल पीछे जाने की बजाय 50 साल आगे हम क्या करेंगे। अगर पहले दिन ये संदेश दिया जाता तो शायद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र और ज्यादा सकारात्मक कामों के साथ आगे बढ़ता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है और उसके पीछे जो दिखाने की मंशा है, उसका जो फर्क है, उसे आप समझें, जानें, ताकि लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत हो। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।